स्पष्टीकरण कर दीजिएगा। देखिए ये क्लास बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यूजीसी नेट की क्लास है ये, और ये क्लास एमपी सेट के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो यूजीसी नेट की भी क्लास है। दोनों का सिलेबस कॉमन है। ये मैं सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ। यूजीसी नेट की जो सिलेबस है वो यूनिट नंबर 10 और 9 और 8, ये दोनों जो है आपका ये 3 यूनिट आपका यहाँ पे कवर हो चुका है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें आज मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ आप लोगों से। पॉइंट फर्स्ट के अंतर्गत एक लास्ट पॉइंट की समाज कार्य की प्रक्रिया क्या है, इस पर हम लोग आज जो है बातचीत करने वाले हैं इस पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, समाज कार्य में बात करेंगे आज हम लोग प्रक्रिया को लेकर। ठीक है, प्रक्रिया क्या है उसी पर हम विचार विमर्श आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर पहले बता दूँ, सोशल वर्क के दौरान में जो प्रोसेस होता है, केस वर्क के दौरान कुछ अलग प्रोसेस बनेगा, है ना। थोड़ा सा कॉमन बनता है, बाकी अध्ययन निदान जैसी प्रक्रिया, उपचार जैसी प्रक्रिया, मूल्यांकन जैसी प्रक्रिया वो हर जगह कॉमन होता है, वो तो लागू होता ही होता है। ठीक है, बाकी वही प्रक्रिया केस वर्क के साथ साथ ग्रुप वर्क में भी, कम्युनिटी वर्क में भी, तीनों जगह। अच्छा, ये प्रक्रिया है कौन कौन सी भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से, है ना। तो कॉपी पेन साथ में रखिएगा प्लीज़ आप सभी लोग, और ध्यान से सुनिएगा। जो भी डाउट रहेगा मैं अंत में ज़रूर आप लोगों से उस डाउट पर विचार विमर्श करूंगा। तो शुरुआत करते हैं समाज कार्य की प्रक्रिया पर। देखिए पहले समाज कार्य प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हम प्रोसेस करते क्या है। आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे कि जो भी सोशल वर्क प्रोसेस होता है वो बेसिकली प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत होता है प्रोसेस, और जो द्वितीयक प्रणाली है, सहायक प्रणाली हम लोग कहते हैं, उस सहायक प्रणाली के अंतर्गत अलग तरीके से प्रोसेस होता है, क्योंकि ये बेसिकली टेक्निक होती है। ठीक है, क्या होती है, टेक्निक होती है। और यहाँ हम बेसिकली टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ना प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और उस दौरान में एक तो आपका केस वर्क, कम्युनिटी वर्क, ठीक है, जरूरतमंद लोगों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समर्थन हस्तक्षेप के माध्यम से हल करना होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। देखो प्रोसेस में हम ना केस वर्क जब करेंगे तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रोसेस करेंगे। हम समूह कार्य के दौरान में जब भी ग्रुप वर्क करेंगे, प्रोसेस करेंगे उसकी समस्या का समाधान करने के लिए, कम्युनिटी वर्क करेंगे तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए करेंगे, और वो भी मनोसामाजिक अध्ययन के माध्यम से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मनोसामाजिक अध्ययन क्या होता है। मनोसामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कोई ये जरूरी नहीं है कि उसकी मानसिक रूप की समस्याएं ही देखने को मिले, शारीरिक रूप की समस्याएं भी मिल सकती है मनोसामाजिक अध्ययन में, है ना। तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का तात्पर्य इतना सा है कि उसके अंतर्गत शारीरिक समस्याएं का भी पार्ट आ जाती है, और जो समाज की समस्याएं हैं वो भी पार्ट आ जाता है, नैतिक जो समस्याएं हैं वो भी पार्ट आ जाता है। ठीक है, मानसिक जो समस्याएं हैं वो भी उसका पार्ट आ जाता है, समाज की जो समस्याएं हैं वो भी पार्ट आ जाता है। तो समाज में जैसे आप परिवार के साथ काम कर रहे हो, जाहिर सी बात इन्वॉल्व हो जाएगा, हमने समाज का नाम लिया है। ठीक है, कम्युनिटी की बात होगी तो भी समाज में इन्वॉल्व हो जाएगा। कहने का भाव यही होता है, एक वैज्ञानिक समस्या बेसिकली एक ऐसा प्रश्न है ना जिसका उत्तर एक प्रयोग के माध्यम से ही दिया जा सकता है, वो एक वैज्ञानिक समस्या के ही माध्यम से कर सकते हैं। तो मनोसामाजिक समस्याओं का हस्तक्षेप करना, यानी उसकी ना हम पूरे डिटेल लेते हैं, भाई समस्या कहाँ से आई, समस्या कब हुई थी, इसकी आइडेंटिफिकेशन कब हुआ, आज वर्तमान में क्या इसको प्रॉब्लम हो रही थी, क्या पहले कभी किसी डॉक्टर से, चिकित्सा से आपने वहाँ पे थेरेपी वगैरह लिया था कि नहीं लिया था, ये सारी चीज़ पूछी जाती है। यही सब हस्तक्षेप करने हम वहाँ पे क्या करते हैं, इसका फिर समाधान करते हैं। तो एक बार में एक बार सुन लीजिए एक बार और, कि जो समाज कार्य की प्रक्रिया है वो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क पे लागू होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसके अंदर देखा जाएगा कि समस्याएं कौन सी हैं। अब उन्हीं समस्याओं का हस्तक्षेप करके हम क्या करेंगे, यानी हस्तक्षेप का मतलब उसका अध्ययन करेंगे, है ना, अध्ययन करके उसका हल निकालेंगे।
तो बेसिकली एक प्रोसेस होता है, जैसे पहले अध्ययन होता है ना, फिर अध्ययन के बाद आपका क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा, निदान के बाद क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है। मैं यहां पे नोट कर देता हूं, ठीक है, अध्ययन, उसके बाद निदान, निदान के बाद आपका आ जाएगा उपचार। ये प्रोसेस केस वर्क में बेसिकली लागू होता है। और ये केस वर्क के दौरान अगर मैं बात करूं तो एक विद्वान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैरी रिचमंड का। ये प्रोसेस केस वर्क में अगर कोई दिया भी है तो वो नाम आता है मैरी रिचमंड का। ये बात ध्यान रखिएगा, अध्ययन, निदान, उपचार। बेसिकली एक आपने परीक्षा में सवाल देखा होगा क्रम से लगाने के लिए, तो उसमें भी ना कई स्टेप होते हैं। स्टेप समझ रहे हो आप लोग, परीक्षा में सवाल आते हैं स्टेप से भी, कि आपको क्रम लगाइए, बताइए किस तरीके से क्रम में आप उन समस्याओं का समाधान करेंगे सोशल वर्क के दौरान में, है ना। तो 2014 के जून में एक बार एक परीक्षा में सवाल पूछा गया कि भाई सोशल केस वर्क की प्रक्रिया का उचित क्रम बताइए। और उचित क्रम में कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, अध्ययन, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अनुसंधान का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिसर्च, है ना, रिसर्च यानी शोध वाली प्रक्रिया। यानी आप यहाँ पे जैसे ना इनके बीच में, जैसे अध्ययन और निदान की बीच की जो प्रक्रिया होती है, उन बीच में हम डेटा निकालने की बात करते हैं, उसको अनुसंधान कहते हैं। तो एग्जामिनर ना कभी कभी कोई दूसरा भी टर्म यूज कर सकता है। जैसे अब मैं उससे जानना चाह रहा हूँ कि इसकी समस्या कब आई थी, तो हम अध्ययन से पता करते हैं ना। तो जब समस्या वो पता चल जाती तो हमें इसको कहते हैं खोज हमने किया है, इसलिए अनुसंधान आ जाता है। और फिर उसके बाद क्या आता है, निदान आता है, और फिर उसके बाद उपचार आता है। ये प्रोसेस होता है। उपचार के बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक प्रक्रिया और मेंशन होती है, वो आता है मूल्यांकन, वो आता है मूल्यांकन। तो एक तो अंतःग्रहण, अनुसंधान, निदान, उपचार, ये तो आपका एक क्रम है ही है। ये भी क्रम है, निदान, अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, ये भी आपका एक क्रम है। अच्छा मान लीजिए मूल्यांकन अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप सबको नीचे मिलेगा। कभी कभी मूल्यांकन की बाद वाली प्रोसेस पूछता है कि आपने ऑब्जर्वेशन किया और पता चले कि समस्या और है। बात को सुनो, मैंने कहा कि समस्या और है, तो फिर बताओ सिराज कौन सा स्टेप लगाओगे, सिराज स्टेप बताओ। क्या चीज सर? हाँ, अगर जैसे मैंने कहा मूल्यांकन किया एक सेवार्थी का और समस्या खत्म नहीं हुई, हमने अध्ययन कर लिया, निदान कर लिया, उपचार कर लिया, मूल्यांकन कर लिया, तो उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, फॉलो अप सर। फॉलो अप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, अनुवर्ती, क्या बोलते हैं, अनुवर्ती। यानी अब हमें ना दोबारा से फॉलो अप करना है, ठीक है, आपको हमें दोबारा, जिससे समस्या उसकी उभरी। अच्छा, ये जब यहाँ सफलता मिल जाएगी ना, तो फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। फॉलो अप करोगे भी अगर, अदरवाइज मान लो आ भी जाता है, अगर करते भी हो ना, तो वो 6-6 महीने पर, 3 महीने पर, कभी कभार में होता है फॉलो अप, उस कंडीशन में होता है, ठीक है। असफलता में बेसिकली ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है, फॉलो अप को, फॉलो अप को, ठीक है, ये कंडीशन आती है। कभी कभी अध्ययन से पहले एक और स्टेप आता है, प्रवेश, जानते हो प्रवेश किसे कहते हैं, प्रवेश, जी सर, प्रवेश इनटेक 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 हाँ, सर, इनटेक। इनटेक, इनटेक, इनटेक मतलब भर्ती, बिल्कुल। तो ये एक स्टेप है, मैंने इस स्लाइड में जो बताया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, है ना। अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, अनुवर्ती, अंतःग्रहण, अनुसंधान, निदान, उपचार, मूल्यांकन, अनुवर्ती, ठीक है। प्रवेश, अध्ययन आप कह सकते हो, या अंतःग्रहण कह सकते हो, अनुसंधान कह सकते हो, निदान कह सकते हो, उपचार कह सकते हो, मूल्यांकन कह सकते हो, अनुवर्ती कह सकते हो। कई स्टेप बनते हैं इसके, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो, जो केस वर्क में भी लागू होगा, ग्रुप वर्क में भी लागू होगा, और कम्युनिटी वर्क में भी लागू होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, समाजकारी प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति, समूह और समुदाय की स्थिति में सुधार करना है। हमने जो ये अभी आप लोगों ने देखा, ये स्टेप स्टेप पर मैं बात करूंगा आने वाले टाइम में, आप निश्चिंत रहें। अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, अनुवर्ती वाली प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के दौरान मैं अगर आपसे बात करूं, तो यहाँ उसकी स्थिति में सुधार करने की बात होती है। पर्टिकुलर ये नहीं कि हमने समुदाय में ही किया है, पर आप व्यक्ति के साथ भी कर सकते हो सुधार, समूह के साथ, समुदाय, समुदाय के साथ कर सकते हो, उसकी कंडीशन पर आप सुधार कर रहे हो, ऐसा प्रोसेस आप लागू कर रहे हो। तो उन्हें वे सभी अवसर प्रदान किए जाते हैं जिसके सामंजस्य में बाधा डालते हैं, ताकि वे अच्छा जीवन स्तर जी सके, सामाजिक जिम्मेदारी को ठीक तरीके से वो निर्वाह कर सके, यानी समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सके, है ना। तो यहां से देखिए, फैक्ट भी सवाल पूछा जा सकता है इस स्लाइड से, इस स्लाइड से ही अप्लाइड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए इस स्लाइड में, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट अगर यहाँ पे है तो।
कोई भी इस स्लाइड में कोई डाउट कुछ मन में बन रहा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है सर, क्लियर क्लियर है। है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग, और अगले स्टेप पर हम बढ़ने वाले हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट ही स्टेप रहेगा। जैसे समाज कार्य अभ्यास, यानी जो प्रोसेस हम लोग लागू करते हैं, जो भी क्रियाएं हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, वो कंडीशन बेसिकली अभ्यास के दौरान ही होता है, यानी प्रैक्टिस के दौरान होता है। जब हम जैसे कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उस दौरान इनसे इन चीज़ों को लगाते हैं, अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन वगैरह। केस वर्क कर रहे हैं तब कंडीशन करते हैं ऐसी जगह पे। अब अभ्यास इसी वजह से लिखाया गया है, वरना तो आपको वहाँ पे सहायक प्रणाली देता। सहायक प्रणाली वगैरह में क्या होता है कि नीति कार्यक्रम वगैरह बनाई जाती है, समाज कल्याण प्रशासन है, रिसर्च है, फिर एक्शन है, उसमें अलग कंडीशन बन जाती है। तो विशेष अगर मैं बात करूं तो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, समाज कार्य के अभ्यास का विकास समाज कार्य ज्ञान पर आधारित है। जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा हूं, सोशल वर्क जो बेसिकली है वो समाज कार्य ज्ञान पर ही आधारित है। और समाज कार्य आया कहां से है, तो सामाजिक विज्ञान से आया है। कहां से आया है समाज कार्य, बता सकते हो आप लोग प्लीज? सामाजिक विज्ञान से ही आया है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बना सकता है ये। सोशल वर्क कहाँ से लाया गया है? 19वीं सदी की बात आता है, प्रशिक्षण की बात करता है तो टिस का नाम आप लोगों ने सुना है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस वाला है, जो 1936 में स्थापना की गई थी। अभी मैं बात करूंगा थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी आज, है ना। और उसके बाद देखिए, समाज कार्य अभ्यास का जो सिद्धांत होता है बेसिकली, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें जो है उसकी व्याख्या का भी पुष्टि कर देती है ना, किन किन चीजों का भी पुष्टि करती है उस कंडीशन के दौरान। अच्छा, बहुत सारी ऐसी कंडीशन बेसिकली देखने को मिलता है हम लोगों को। तो मानव व्यवहार की कंडीशन बेसिकली समाज कार्य का ज्ञान होने का आधार मतलब ये हो कि मानव व्यवहार का जानकार आपके पास होना चाहिए। सामाजिक क्रियाकलापों की बात नहीं करता है सिद्धांत कभी भी, ठीक है, कि समाज में क्या क्रियाकलाप हो रही है उसकी नहीं। हम सबसे ज़्यादा फोकस जो करते हैं ना, वो मानव के व्यवहार की सबसे ज़्यादा फोकस। और समाज कार्य अभ्यास का सिद्धांत के अंतर्गत सबसे सही व्याख्या मानव व्यवहार की ही होती है। सेवार्थी के मनोभावों की व्याख्या नहीं होती है, सामाजिक क्रियाकलाप की व्याख्या नहीं होती है, कार्यकर्ता की कंडीशन देखने के लिए कार्यकर्ता क्या जानकारी हमें रखनी है उसमें, कार्यकर्ता किस तरीके से काम कर रहा है वो अलग की बात है ना। अभ्यास के दौरान की जब सिद्धांत फॉलो होता है वो मानव की व्यवहार की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समाज कार्य ज्ञान पर आधारित है, लेकिन महारत, श्रेणी, अनुभव एवं सतत शिक्षा के माध्यम से उचित ज्ञान, सैद्धांतिक जागरूकता, व्यावसायिक अभ्यास, महारत के बिना किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आप बताइए, आप सोशल वर्क के बारे में अगर आप पढ़े नहीं हैं, भले अगर कोई 4-5 व्यक्ति आपको मिल जाए, बताए भाई ये समस्याएं हैं, ठीक है, आपने समस्या सुन लिया, अच्छी बात है। अब ये थोड़ी ना है कि आप पढ़े नहीं है, आप सोशल वर्क के बारे में मेडिकल सोशल वर्क नहीं किए हैं, ठीक है, आपने कहा कि भाई ये काम करो, ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा, तो वो उचित नहीं है, ठीक है। आपको अगर मैं बताऊं तो आपके पास जो MSW वाला स्टूडेंट होगा, उनके पास विभिन्न प्रकार के टेक्निक मालूम है, उनको समाज कार्य करने के किस तरीके से किया जाएगा, है कि नहीं। उनको मालूम है सिद्धांत की, भाई व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है, गोपनीयता से हमें बातों को गोपनीय रखना है कि नहीं, किसी को शेयर नहीं करना है। वैसे तो अगर आप MSW नहीं करोगे और कोई बात बताता है तो आप तुरंत शेयर कर दोगे, भाई फलाने की तो ये समस्या है। आप ये भी कहोगे अच्छा आपके पास अगर ये समस्या है ना तो फलाने के पास जाइए, फलाने आपकी ये समस्या को दूर कर देंगे। तो ये अनप्रोफेशनल लोग कहते हैं। और प्रोफेशनल लोग कहते हैं कि भाई मैं आपकी इस समस्या की बात करूंगा, आगे आपकी बातों को मैं शेयर करूंगा, तो आप मुझे अनुमति दें इसके लिए। तो अगर वो अनुमति देगा तभी उसकी बातों को आप जागरूक करिए, अदरवाइज उसकी बातों को गोपनीय रखिए। तो ये चीज़ होती है, एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल सोशल वर्कर में ये अंतर होता है। जब आप समाज कार्य अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह जिस दौरान करते हैं, ये सब सिखाया जाता है उस दौरान। और इसीलिए सैद्धांतिक ज्ञान, देखो ज्ञान होना जरूरी है आपके पास, महारत, क्षेत्रीय अनुभव, मतलब आपके पास कुछ अनुभव भी होना चाहिए। समाज कार्य का ज्ञान के विकास का मुख्य आधार बेसिकली मेडिकल सोशल वर्कर के पास होता है। समाज कार्य ज्ञान अभ्यास आधारित अनुसंधान भी है। अनुसंधान का मतलब यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ मैं बार बार आपसे, ये ना डेटा लेने के लिए, और डेटा हम जब अध्ययन करेंगे तब डेटा मिलेगा यहाँ पे, तो डेटा लेने दौरान में इसको अनुसंधान कहा जाता है। मैंने अभी एक स्टेप बताया यहाँ पे जो कि अंतःग्रहण, अनुसंधान, निदान और उपचार, ये एक बार जून 2014 का पेपर में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतःग्रहण, अनुसंधान, निदान और उपचार, तो ये कंडीशन बेसिकली लागू होता है। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि ज्ञान अभ्यास आधारित अनुसंधान और समाज कार्य हस्तक्षेप, देखिए हस्तक्षेप भी लिखा इसने, अनुसंधान भी मेंशन किया कि हस्तक्षेप के मूल्यांकन के बिना समाज कार्य ज्ञान स्थिर और अनुपयोगी और अनासक्त हो जाएगा।
मतलब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी क्रिया आप सही तरीके से नहीं करेंगे, मूल्यांकन के बिना कोई कार्य करते हैं या समाज कार्य के बिना कोई सिद्धांत के बिना, टेक्निक के बिना कार्य करेंगे, तो वो अनुपयोगी हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा। इसका कहने का भाव ये था। और जब आपके पास ज्ञान है, क्रियाएं हैं, सब कुछ जानकारी आपके पास है, तो वो सही तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ अप्लाइड भी आपके प्रश्न बनाएंगे और आपके इजी सवाल बनेंगे, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, निश्चिंत रहे। समाज कार्य का एक व्यावसायिक क्रिया है जो व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के सामाजिक कार्यात्मक क्षमताओं को बनाए रखने को, बढ़ाए रखने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक स्थिति के अनुकूलित करने में मदद करती है। समाज कार्य एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसके द्वारा लोगों की स्थिति में सुधार के लिए, मनोसामाजिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रभावी रूप से मदद की जा सकती है। कहने का भाव यह है कि समाज कार्य एक व्यवसायिक क्रिया है, ये बात पता है आपको। सोशल वर्क जो है बेसिकली 19वीं सदी में एक प्रोफेशनल कार्य किया, है ना। 19वीं सदी का मतलब कभी कभी वर्ष पूछता तो 1936 लगाइएगा, नाम टिस्का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। व्यक्ति, समूह, समुदाय पर ये बेसिकली सामाजिक कार्यात्मक क्षमताओं को बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समाज में व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ठीक है, समाज के वातावरण को अनुकूलित करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से कार्य करता है। यही कारण है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक क्रिया है, क्योंकि वैज्ञानिक ढंग से काम करता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है, ठीक है। ये नहीं कि कोई एक स्टेप पहला ले लिया, फिर 5वां, 15वां, 20वां स्टेप ले लिया, पहले आपने उसके बारे में पूछा, फिर डायरेक्ट आप उसके रिश्तेदार पे पहुंच गए, ठीक है, आप डायरेक्ट उसके परिवार पे पहुंच गए। डेटा कलेक्ट करने के लिए क्रम होता है, पहले उसके बारे में जानकारी लो, कहाँ काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसके परिवार उसके साथ किस तरीके से मदद कर रहा है, फिर उसके बाद उसके परिवार पर जाइए, उसके परिवार में कितने लोग हैं, उसके परिवार में कितने की उम्र कितनी है, एक नाम के साथ उम्र को भी लिखिए, क्या कोई और समस्या उस परिवार में, और कोई व्यक्ति है जो किसी बीमारी से ग्रसित हो या किसी अन्य किसी असामाजिक व्यवहार से या डिसऑर्डर से ग्रसित हो इत्यादि, इन सब चीज़ों की जानकारी आप अवश्य लें, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल सोशल वर्क कहलाता है। इस तरीके से काम जब आप करते हो तो सिस्टमेटिक, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट भी प्रोवाइड करा रखा है कि सोशल वर्क का जब कोई काम आप करना शुरू करोगे तो वो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट भी मैंने आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, उस तरीके से फॉर्मेट को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो सोशल वर्क में, है ना। जब भी कभी आपको मिले मौका मिले कि आप लोग को मिल गया कि भाई जाओ सर्वे करने के लिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो वो फॉर्मेट जरूर है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए समाज कार्य की प्रक्रिया का एक स्टेप होता है। यहाँ पर देखिए अब ये स्टेप सवाल में क्या है, समाज कार्य अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति हो गया, समूह हो गया, समुदाय, ये तो आप लोग बेसिकली देख रहे हैं क्योंकि ये प्राथमिक प्रणाली, इसी पर यूज होता है प्रक्रियाएं। तो सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मुख्य 5 चरण बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है। सेवार्थी के साथ काम करना होता है 5 चरणों के साथ, जिसमें चित्रों के माध्यम से समझाया जा सकता है, और सामाजिक कार्य अभ्यास की प्रक्रिया को इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है ना। जैसे 5 स्टेप क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप लोगों से कि कभी कभी क्या होता है, कंडीशन बेसिकली ये तो इंग्लिश इसकी बेसिकली इजी है इस स्टेप की। आपको मैं चाहूँगा कि आप लोग ना इंग्लिश भी देखा करो थोड़ा सा, और हिंदी भी, जो चीज़ें लगेगा मुझे तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, इंग्लिश में भी याद करने के लिए और उसको हिंदी में भी याद करने के लिए बताऊँगा। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग ना असेसमेंट करते हो। सबसे पहले क्या करते हो आप लोग, असेसमेंट। अच्छा असेसमेंट जानते हो क्या होता है, प्लीज एक बार स्पष्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं की बताऊंगा असेसमेंट क्या होता है। फिर किसी भी चीज का आकलन करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने यहाँ पे मुझे सही जवाब दिया, किसी चीज का आकलन करना। जैसे आप यहाँ पर एक अगर मैं बात करूँ तो एक शब्दों में ये भी कह सकते हो आपकी मूल्यांकन, आकलन। देखो आकलन मूल्यांकन बड़ा अंतर है, फिर भी अगर हम यहाँ पे एक आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं कहूँ कि आपको मैंने भेज दिया कहीं पे कि आप जाओ, तो पहले आपका काम क्या होगा, वहाँ की एरिया को, वहाँ को लोगों को ऑब्जर्वेशन करोगे। अच्छा आप बताओ, एमएसडब्ल्यू में से आप लोगों में से गए होंगे जरूर, अनुकूलन दौरा किया होगा, एमएसडब्ल्यू जो भी स्टूडेंट किए होंगे अनुकूलन दौरा किए कि नहीं किए, बताओ। अनुकूलन, ओरिएंटेशन विजिट, जी सर। तो ओरिएंटेशन, हाँ, जब ओरिएंटेशन विजिट आप किसी एनजीओ में करते हो तो सबसे पहले डायरेक्ट थोड़ी ना जाके, पहले वहाँ की जाके ना वातावरण को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, है ना, देखते हो भाई क्या कहाँ चल रहा है, कौन सी क्लास कहाँ चल रही है, कौन सी किस स्टेप से पढ़ाया जा रहा है। ये थोड़ी ना कि आप डायरेक्ट फॉर्म निकाल लिया आप वहाँ पर खड़े हो गए, ऐसा नहीं करते होंगे आप लोग, कोई भी नहीं किया होगा इस तरीके। अच्छा इस तरीके से किया भी नहीं जाता है, पहले हम असेसमेंट करते हैं वहाँ पर, कौन सी जगह क्या पे बैठे, कहाँ पे ऑफिस है, कहाँ पे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, कौन सा बच्चा कैसे सीख रहा है, ये सब हम देखते हैं वहाँ पे। इसी प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, असेसमेंट कहते हैं।
कभी कभी हम इसको मूल्यांकन भी कहते हैं। अब देखो मूल्यांकन बेसिकली गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक भी हो सकता है। कितने लोग सहमत हो कि असेसमेंट हम या मूल्यांकन हम दोनों तरीके, दोनों कंडीशनों में कर सकते हैं। एक गुणात्मक गुणों के आधार पे कर सकते हैं उसका मूल्यांकन, हम एक मूल्यांकन एक आंकड़े के जो डेटा मिला है उसके आधार पे भी मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में इसका मूल्यांकन होता है ना। परीक्षण और जी सर। की सहायता से ही हम असेसमेंट करते हैं। हम कोई टेस्ट या परीक्षण करते हैं या कोई मेजरमेंट करते हैं, उन्हीं की मदद से ही हम असेसमेंट करते हैं। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। तो पहला स्टेप है ये। तत्पश्चात उसके बाद प्लानिंग करते हैं आप लोग। अच्छा, प्लान तो बेसिकली आप लोग इजी है, जिसे योजना सॉरी योजना बनाना। हाँ, आप यहाँ पर योजना भी बनाने की बात कर सकते हो। प्लानिंग जैसे सिंपल सी बात है, योजना का निर्माण करना, कोई क्रिया का नियोजन करना भी एक प्रकार से कहलाती है प्लानिंग। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, है ना। अच्छा, प्लानिंग के बेसिकली कई स्टेप होते हैं, है ना। हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं, मतलब ध्यान में एक उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा जो तैयार करते हैं, वो कंडीशन ही प्लानिंग कहलाती है, उसको योजना कहा जाता है। एक इंटरवेंशन होता है, बड़ा इजी है, केवल आप समझ सकते हैं आप, है ना। इजी है, जानते हैं आप सभी लोग, हस्तक्षेप है ना। जी, क्या कह रहे हो? हस्तक्षेप सर। हाँ, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप होता है, बिल्कुल सही आपने जवाब बताया। इसको इंटरफेरेंस कहते हैं हम लोग, इसको हस्तक्षेप को ही इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन भी कहा जाता है ना। बीच बचाव की बात हो जाए, है ना, हस्तक्षेप वाली क्रिया में, इसी को हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये बेसिकली होता क्या है, विशेष रूप से किसी स्थिति या प्रक्रिया के परिणाम या पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने का कार्य है ना। अब वो कार्य शैक्षिक हस्तक्षेप भी हो सकता है, सामाजिक हस्तक्षेप भी हो सकता है, समाज कार्य का भी हस्तक्षेप हो सकता है ना। हृदय रोग के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप भी हो सकता है ना। कई कंडीशन में हस्तक्षेप यूज होती है। तो हम समाज कार्य पढ़ रहे हैं, इसलिए समाज कार्य के हस्तक्षेप देखेंगे। तो किसी समस्या को रोकने, किसी परिस्थिति, किसी परिणाम, किसी पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के लिए, यानी नुकसान को रोकना, कामकाज में सुधार करने के लिए ही बेसिकली इंटरवेंशन किया जाता है। सिंपल लाइन में एक बात सुन लीजिए, नुकसान को रोकना या कामकाज में सुधार करना इंटरवेंशन कहलाता है, यानी हस्तक्षेप कहलाता है ना। अब देखिए, जिससे हमने असेसमेंट कर रहा था, मूल्यांकन मैंने असेसमेंट कर रहा था, तो उस दौरान मैं आपको बताया भी था कि मूल्यांकन की पार्ट बनता है एक, कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि पार्ट, लेकिन इनमें मैंने अंतर भी बताया। देखो, मूल्यांकन इवेल्युएट होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, मूल्यांकन को इवेल्युएट कहते हैं। मूल्य का अनुमान करना, मूल्यों को आंकना, है ना। जैसे कि अर्थ मूल्यांकन, चरित्र का मूल्यांकन, इस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन शब्द का जो अर्थ होता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं आपसे, तो यह एक आकलन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया ही है। आप क्या करते हैं, किसी चीज के मूल्य की योग्यता या मूल्य के बारे में कि निर्णय पर पहुंचने के लिए कैसे कार्य करते हो, उसको मूल्यांकन कहा जाता है। जैसे देखो, मैं गया कहीं पर, वहां पर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, देख कर रहा हूँ, सुन कर रहा हूँ, उसको असेसमेंट कहते हैं। मैंने देखो प्लानिंग कर लिया, मैंने इंटरवेंशन उनके साथ हस्तक्षेप कर लिया, है ना, और भी कार्य कर लिए। अब उन कार्यों के दौरान मतलब टास्क भी हो गया उसके साथ, ठीक है, हस्तक्षेप के तत्पश्चात हमने टास्क भी कर लिया। तो उस कार्य के बाद हमें देखना है भाई कि वो कार्य, उसको सफल तरीके से वो कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। ये कार्य हमें मूल्यांकन के दौरान पता चलता है, इवेल्युएट करके हम ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग वहां पर, है ना। मूल्यांकन के आधार पर हम ना छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की क्रिया को निकालते हैं, या निर्देशन हम दे सकते हैं, है ना। मूल्यांकन के आधार पे भाई हम मूल्यांकन ही तो करते हैं। जैसे कि आपके कितने नंबर आए, अभी मैंने 10 क्वेश्चन किया आपसे, है ना। 10 क्वेश्चन में से किसी बच्चे ने 5 सही किया, किसी ने 8 सही किया, तो हमने मूल्यांकन किया। तो जो 8 सही किया यानी उसका बेटर है कुछ, जो 5 किया वो थोड़ा सा लो है, तो उसको हमें बेटर बनाना है। तो ये हमें मूल्यांकन से पता चला कि भाई इसका थोड़ा सा ये एरिया जो है वीक है, इस एरिया पे हमें काम करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं मूल्यांकन, है ना। और एक है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब समापन होता है। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, समापन, है कि नहीं, समाप्त करना या पूरा कंप्लीट करना, क्लोजर जिसको हम लोग कह सकते हैं, समापन। समाप्त करने की क्रिया को, खत्म करने की क्रिया को, पूरा करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कहा जाता है। तो अंत में कार्य क्या हो जाता है, समाप्ति। तो पहले आपने आकलन, फिर उसके बाद मूल्यांकन, फिर हस्तक्षेप, फिर मूल्यांकन, फिर समापन। ये 5 ऐसे चरण हैं। ये तो सवाल आ भी चुके हैं,
ये सवाल बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो परीक्षा में आ भी चुके हैं, इस तरीके से क्रम पूछा भी जा चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक देखो इस तरीके से भी हमें मिलते हैं समाज कार्य की प्रक्रिया के दौरान, है ना, सोशल वर्क की प्रोसेस के दौरान अगर हम लोग बात करते हैं तो एक और स्टेप पॉइंट बनता है, पहले समस्या की पहचान करना, फिर आकलन, फिर लक्ष्य का निर्धारण करना, फिर कार्य योजना का विकास करना, फिर कार्य योजना को लागू कर देना, फिर उसके बाद समापन। ये भी 5 स्टेप बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके की क्रियाएं भी समाज कार्य की प्रक्रिया के दौरान लागू होती है ना। इसे भी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इतनी बात आप बताइए, एक बार क्लियर है, एक बार स्पष्ट करिए प्लीज। जी सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। प्लीज पूछिए। जैसे असेसमेंट में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकते हैं, तो इवैल्यूएशन जो मूल्यांकन बताए उसमें भी हो सकते हैं दोनों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, उसमें भी होता है, जी उसमें भी होता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें भी वही चीज़ होती है ना। जी जी सर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब देखिए एक बात और, यहाँ पे एक चीज़ और समझिए। जैसे मैंने कहा समस्या की पहचान करना, आप सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस के दौरान या प्रक्रिया कर रहे हो, मान लो मैंने कहा कि भाई सोशल वर्क की प्रक्रिया या सोशल वर्क का समाज कार्य की प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब जानते हो क्या होता है, काम करने का तरीका। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि जैसे मान लीजिए कोई केस मिल गया आपको, या कोई ग्रुप मिल गया आपको, या मान लीजिए आपको कोई कम्युनिटी मिल गई, तो उस दौरान आपको वो मिल गया। अब उस दौरान में आपको काम करना है उनके साथ, वही काम करने, जो काम करने वाले हैं आप, उसी कंडीशन को बेसिकली प्रोसेस नाम से जाना गया। अब वही प्रोसेस बेसिकली करोगे कैसे, तो वो जो प्रोसेस है ना, वो पहले समस्या की पहचान, फिर उसके बाद आकलन एवं मूल्यांकन का निर्धारण करना, फिर कार्य योजना का विकास करना, फिर कार्य योजना को लागू करना, और तत्पश्चात आप मूल्यांकन करना। जरा एक बार ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा, फिर अभी मैं आपको बताता हूँ स्टेप में। ये स्टेप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी इसकी PDF आपके मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, वीडियो का लिंक भी भेजूंगा। फिलहाल अभी मैं सब पर डिस्कशन करने वाला हूँ। अच्छा कहो तभी मैं आपको बता भी देता हूँ उसमें होता क्या क्या है, एक लाइन में बता देता हूँ, एक लाइन में, बाकी तो आगे आपको PDF में लिखा हुआ मिलेगा सब। देखिए जैसे मैंने कहा समाज कार्य की समस्या की पहचान, अगर मान लीजिए कोई केस आया, कोई केस अगर आपके सामने आता है ना, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए। कोई केस अगर आपके सामने आता है तो आप सबसे पहले समस्या की पहचान की बात करेंगे। जी सर, की सेवा। जी सर। समस्या की पहचान, जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं, सिंपल बात है, आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिसे एक नीति के साथ संबोधित किया जा सकता है। मूल कारण निर्धारित करने के लिए समस्या का विवरण लिखने की हमें आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सी बात है, कोई क्लाइंट आपके पास आया, आप क्लाइंट के साथ आपको काम करना है ना, किसी समस्या की मूल कारणों को स्पष्ट करने की पहचान करनी है हमें, तो हम समस्या की पहचान वाले प्रोसेस पे रखते हैं। भाई आया, क्या नाम है, ठीक है, अच्छा वर्तमान में क्या समस्या है, तो वो कहेगा वर्तमान में सर मैं, मान लीजिए कोई बीमारी से ग्रसित है ना, इस बीमारी से सर मैं ग्रसित हूँ, और उसमें अपने ये सारी कंडीशन बताया कि मुझे समाज जो है बेसिकली बहिष्कृत करता है, मेरे साथ अवांछनीय व्यवहार करता है, परिवार जो है मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करता है, ठीक है, मेरी देख रेख सही से नहीं हो पाती है, तो ये वर्तमान में उसकी कंडीशन है, ये सब बताता है। आपने वहाँ पर पकड़ लिया कि भाई इसकी जो समस्या है उसके घर से ज़्यादा है, उसके परिवार से उसकी ज़्यादा समस्या, क्योंकि जब परिवार ही उसको नहीं मान रहा है तो समाज उसको क्यों रिस्पेक्ट देगा। तो आपने यहाँ पे समस्या की आइडेंटिफाई कर ली कि पहले मुझे परिवार के साथ उसके काम करना पड़ेगा, तो ये स्टेप हुआ आपका समस्या की, आपने वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। तो कहने का मतलब होता है किसी समस्या के मूल कारण तो उसका परिवार ही था, और उसी कारण के स्पष्ट करने के हमने आइडेंटिफाई यहाँ पे कर लिया, ये आपका पहला स्टेप बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, आकलन और लक्ष्य का निर्धारण। परिवार था तो वो आपने लक्ष्य माना, क्योंकि देखो वहाँ पे कई समस्याएं मिलेंगी, आप काम जब करोगे ना केस वर्क के साथ, ग्रुप वर्क के साथ, कम्युनिटी, तो एक समस्या नहीं 10 समस्या मिलेंगी। आपको ये आइडेंटिफाई वहाँ पे करनी होगी कि इस सेवार्थी के लिए मेन समस्या क्या है, पहले मेन को टारगेट करना है हमें, 10 लेके नहीं चलना है, हमें पहले एक को लेकर चलना है, जो इसमें इंपॉर्टेंट लगेगा मेन, आपको अपने कॉमन सेंस में सोचना पड़ेगा। यही होता है तार्किक चीज़ें। कोई भी प्रश्न जब परीक्षा में यूजीसी पूछता है ना,
तो यही जानना चाहता कि आप कितना सोच सकते हो। ठीक है, जो समाज के लिए नीडी है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात प्राथमिकता आपको समाज को देनी है। कभी भी आपको जो भी काम करो, चाहे वो केस वर्क में, ग्रुप वर्क में, कम्युनिटी वर्क में, कहीं पर भी आप काम करो, तो सबसे पहले प्राथमिकता समाज को दो, सबसे पहले समाज को, है ना। और समाज को पॉजिटिव तरीके से आगे लेके चलना है आपको, तो वो लक्ष्य का निर्धारण, फिर उसके बाद वहीं पे आकलन हो जाता है, ऑब्जर्वेशन भी कर लेते हैं हम लोग, भाई हाँ ये तो बात सही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ आप कहीं अगर आप जाओगे, कुछ लोग तो झूठा डेटा बता देते हैं, गलत डेटा बता देते हैं, नहीं भी होता है तब भी बता देते हैं वो, तो ये इसीलिए आकलन होता है, हम आकलन से आइडेंटिफाई। अब देखो, जैसे सिंपल सी बात है, मैं किसी से अगर घर पे जाऊंगा, पूछूंगा भाई तुम्हारी आर्थिक स्थिति कितनी, कितना कमाते हो, तो आज के समय में मैं बताऊं, कोई भी व्यक्ति ये बताना ही नहीं चाहता। लेकिन अच्छा, रैंडमली बेसिकली आप किसी काम, कोई काम करने वाले हो तो उस दौरान बताना चाहिए, लेकिन किसी की सैलरी, किसी की उम्र, लोग बताते हैं, एज वगैरह हो गया या किसी का वेतन हो गया, पूछना नहीं चाहिए, है ना, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरे भाई, ये तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप नहीं पूछोगे तो भाई अगर बता भी दोगे तो उससे कोई आपकी इफेक्ट पड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता। फिर भी चलो, अगर मानते समाज में इस तरीके की ये निगेटिव बातें तो मत पूछो, अच्छी बात है, चलो हटाओ उस मैटर को। हालांकि थोड़ा सा दूसरा मैटर है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जब हमें जानकारी ये लेनी चाहिए ना वहाँ पे, कि वो व्यक्ति इतना सक्षम है कि नहीं सक्षम है, वो दवा कर सकता है नहीं कर सकता, वो लोगों को देख रेख कर सकता है नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पर पूछा है कि उनकी एनुअल इनकम क्या है, मंथली इनकम क्या है, इसलिए हमने वहाँ पर पूछा है। तो लोग ना कम इनकम बताते हैं, है ना, और हम घर से पता लगा लेते हैं, एक ऑब्जर्वेशन से लगा लेते हैं, आकलन करके लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, भाई अगर उसका खुद का मकान है वो है तो उसकी कितनी इनकम हो सकती है, ऐसा हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे असेसमेंट भी कंपलसरी पड़ जाता है। फिर कार्य योजना का विकास करने की बात होती है। जैसे कार्य योजना मतलब क्या होता है कि वर्क प्लानिंग को लेकर, अब आपको करना क्या है, अब उस कार्य योजना के लिए स्टेप बनाने होंगे। जैसे कोई काम जब आप करोगे ना तो क्रमबद्धता से करोगे, कोई ये नहीं कि स्टेप बाय स्टेप करना किया जाता है। इसमें कई, इसको बोला जाता है कार्य विश्लेषण, इसको क्या बोला जाता है, कार्य विश्लेषण बोला जाता है। कार्य विश्लेषण को इंग्लिश में टास्क एनालिसिस कहते हैं। इसी टास्क एनालिसिस मतलब कोई काम जब करोगे ना तो उसको छोटे छोटे भागों में स्टेप बाय स्टेप करना होगा, छोटा छोटा स्टेप आपको करना, और हर एक स्टेप को डेवलप जब करोगे ना, कम से कम 10-15 स्टेप बनते हैं इसमें, कोई जरूरी नहीं 10-15 ही बने, 5 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 2-3 तो इससे बेसिकली बनेगा ही नहीं, ज़्यादा ही बनते हैं बेसिकली। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है ना, छोटी छोटी चीज़ें से, कोई एकदम छोटी छोटी चीज़ें से स्टार्ट किया जाता है, और ताकि उसका कार्य जो है डेवलप हो जाए। तो कार्य योजना का विकास करना यहाँ पर उसको बोला जाता है। और फिर कार्य योजना को लागू, अब हमने लागू कर दिया भाई, अब काम स्टार्ट कर दिया, काम हो रहा है, अब काम आप यहाँ पे लागू है, आपका कार्य चल रहा है। अब कार्य आपने 3 महीने किया होगा, 6 महीने किया होगा, मान लेता हूँ, ठीक है। अब 6 महीने में आपने देखा, इसके बाद बहुत सारे प्रोसेस आता है, मूल्यांकन भी यहीं बीच में शामिल हो जाता है ना, हमने यहाँ पे लिखा नहीं, मूल्यांकन भी शामिल होता है। फिर उसके बाद आपको लगा कि भाई अब ये कार्य जो है डेवलप हो गया, मूल्यांकन के माध्यम से पता चला, तो आपने कार्य का समापन कर दिया, इसी को बोलते हैं टर्मिनेशन या क्लोजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेप है, बाकी आपको पीडीएफ में यहाँ पे नीचे मिलेगा। और उसके बाद देखिए नीचे क्या है, नीचे आपसे क्या कह रहा है कि एक और स्टेप होता है सोशल वर्क के प्रोसेस में। सोशल वर्क के प्रोसेस में अगर मैं बात करता हूँ, और भी स्टेप होते हैं। और देखो परीक्षा में अगर मैं आपसे बताऊं, अगर आप लोगों ने परीक्षा में एग्जाम, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने परीक्षा दिया भी होगा, और अगर नहीं भी दिया होगा जिन बच्चों ने, निश्चिंत रहें, आप क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा तो आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो था लिखा हुआ था इंगेज करके। इंगेज को अगर मैं बात करूं तो इंगेज का मतलब होता है संलग्न, इसको बोला जाता है संलग्न करने पहले। दूसरा होता है असेस करना, जिसको मूल्यांकन करें, कहीं कहीं इसको बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आकलन लिखा होता है। बेसिकली सबसे शुद्ध हिंदी इसकी आकलन यहाँ पर होगा पहले स्टेप में, इस बात को ध्यान रखिएगा। असेसमेंट करना, इवैल्यूएट साफ शब्दों में कहता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट साफ शब्दों में। फिर इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप करे, फिर उसके बाद इवैल्यूएट करे यानी मूल्यांकन करे, ये भी स्टेप आ चुका है। और ये तो आपको बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो आपको इंग्लिश वाले जगह पर ये बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलता है, इस तरीके के शब्द हमें मिलते हैं। अच्छा, संलग्न का मतलब जानते हो क्या होता है? संलग्न का तात्पर्य क्या होता है बताइए जरा एक बार। जैसे जानकारी इकट्ठा करने से उसमें
देखो किसी बच्चे ने थोड़ा सा बोला फिर चुप हो गया, चलो मैं बताता हूँ। सर हाँ सर हाँ ये कह रहा था कि संलग्न का मतलब होता है जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अगर उसमें कोई कमी अटैच, रहती है तो जो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम अटैच पूरा कर देते हैं, उसको संलग्न उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल संलग्न करेक्ट, कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके अपने विचार जो आपने अपना तर्क दिया है बिल्कुल तर्क सत्य दिया है, गलत नहीं है। देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि गठा करना। जैसे आपने कहा संलग्न करना, या किसी चीज को जोड़ा गया हो, किसी चीज को क्या किया गया हो, जोड़ा गया हो, तो विशेष रूप से किसी बड़ी या अधिक महत्वपूर्ण चीज के लिए। तो अब समझिए, किसी बड़ी या किसी अधिक महत्वपूर्ण चीज के लिए आपने संलग्न किया है, वो भी अध्ययन, अपने समस्या को देखने का प्रयास किया। तो देखो भाव बेसिकली मीनिंग कुछ है। इंगेज यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सत्य है, इंगेज के बाद असेस भी सत्य है, इंटरवेंशन भी सत्य है, इवेल्युएट भी सत्य है, लेकिन इंगेज के जो भाव है यहाँ पे किसी चीज के अध्ययन करने का, और अध्ययन के दौरान आपने उसमें एक दूसरे से जोड़ा है। समस्याएं जब आती है ना, समस्याएं एक दूसरे से लिंक करके ही आपको उन चीजों को फॉर्मेट को सेट करना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं एक समस्या आपने यहाँ पे लिया तो फिर दूसरी समस्या आपने दूसरे उसी परिवार के उसके भाई के या उसके पिता के समस्या उसके साथ संलग्न कर दिया, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब एक उसी समस्या से, उस सेवार्थी की जो समस्या है उसी समस्या से आपको अटैच करते चलना है। एक पर्टिकुलर जो समस्या आपने लिया है उसी समस्या को रिलेट करते 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 आपको आगे बढ़ते चलना है, तो उसको इंगेज कहा गया है। तो किसी, आपको सब एक लाइन में बता दूं कि विशेष रूप से किसी बड़ी या अधिक महत्वपूर्ण चीज के लिए, ठीक है, निरीक्षण किए गए पक्षों के द्वारा संलग्न की गई टिप्पणी को ही संलग्न कहा जाता है या इंगेज कहा जाता है। एक लाइन में असेस का मतलब होता है मूल आकलन, अभी मैंने आपको बताया और ये चीज आप जानते भी हो। इंटरवेंशन भी बता दिया, ये भी आपको पता है। इवेल्युएट तो आप जानते हो, है ना। अच्छा, एक बच्चे ने बोला था असेसमेंट गुणात्मकता भी हो सकती है, मात्रात्मक हो सकती है, बिल्कुल बात सत्य आपने पूछा था, ये करेक्ट है। यहाँ पर भी वही बात होगी, ये गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों का पार्ट बन जाएगा, ये भी सत्य है, दोनों होते हैं, है ना, दोनों होते हैं। गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रा, गुणात्मकता मतलब होता है कि गुणों के आधार पर कोई कार्य किया जाना, और मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी के आधार पे किया गया, है ना, आंकड़े के आधार पे। तो व्यावसायिक अभ्यास में कई स्तरों का जुड़ाव, मूल्यांकन, हस्तक्षेप मूल्यांकन, मतलब आप यहाँ कह सकते हो संलग्न बोल सकते हो, यहाँ आप बोल सकते हो आकलन, और उसके बाद यहाँ हस्तक्षेप और मूल्यांकन की गतिशीलता को इंटरेक्टिव प्रक्रिया शामिल है। इंटरेक्टिव का मतलब एक प्रकार से आप अंतः क्रिया को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इंटरेक्शन वाली। सामाजिक कार्य, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास व्यक्तियों, परिवार, समूह और संगठन, ठीक है, समुदाय के साथ अभ्यास का ज्ञान करने और कौशल की क्रिया को बेसिकली मेंशन करता है। तो परिवार, समूह, संगठन और समुदाय के साथ में अभ्यास करने का ज्ञान और कौशल होता है। जाहिर सी बात है, आप कार्यकर्ता हो और कार्यकर्ता के पास जरूरी नहीं केवल ज्ञान ही और कौशल ही हो, कार्यकर्ता के पास ना तकनीक भी होता है, सिद्धांत भी होता है, वैज्ञानिक विधि भी होती है, उपकरण भी होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके साथ होता है। जरूरी नहीं कि यही दो ही बात लिखा है, इसका मतलब सर ने दो ही बताया तो दो ही क्वेश्चन में आ जाए, दोनों ही सही है। अप्लाइड प्रश्न में आते हैं, इसकी जगह आपको टेक्निक वगैरह भी लिख देता है कभी कभी, तो आपको ये भी सत्य मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखिए। आप देखो अपने आप को रखिए, आप सोशल वर्कर हो तो ज्ञान, कौशल, टेक्निक, उपकरण, सिद्धांत, प्रिंसिपल, थ्योरीज वगैरह आपके पास पता होगी। जाहिर सी बात है, जब तक पता नहीं होगा तब तक काम कैसे करोगे आप, है ना। तो ये आपको नॉलेज है आपके पास, और ये आप काम करते के व्यक्तियों के साथ जब काम करेंगे तब वहाँ पर यूज करेंगे, परिवार के साथ काम करेंगे तो यूज करेंगे, ग्रुप, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि, जब भी आप किसी भी कार्य अभ्यास पर काम करेंगे तो वहाँ पर इनका प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आप सीधा लेके चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इधर संलग्न करें, देखो ये बेसिकली यहाँ पे जैसे स्टेप अभी मैंने आपको बताया ना, इंगेज, जैसे आप लोग कोई बोल रहा था अटैच वाला प्रोसेस, यहाँ पे देखो लिखा भी है, व्यक्ति, परिवार, समूह, संगठन, समुदाय के साथ क्रिया करना। कार्यवाही का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है क्रिया, ठीक है ना। पर्याप्त और प्रभावी ढंग से तैयारी करना, ठीक है। सहानुभूत और एक पारस्परिक कौशल का उपयोग करना। देखिए बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने जितनी बार आप लोगों को बताता हूँ और परीक्षा में सवाल भी देखते हो आप लोग, तो एक शब्द आता है सहानुभूत आता है, एक शब्द आता है समानुभूत आता है, ठीक है ना। बात को समझिएगा, पहले एक बार यहाँ पे क्लियर कर दो क्योंकि यहाँ से सवाल आ चुका है। अच्छा जरा एक बार स्पष्ट करिए, सहानुभूति किसे कहेंगे, एक बार बताइए आप लोग प्लीज। सर दूसरे की भावनाओं को समझना। ओके, सहानुभूत मतलब दया, दया सर। दया।
चलो अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। जिससे मैंने कहा ना, अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है ना, एक व्यापक अनुभव समझ रहे हो, एक्सपेरिमेंट। तो अनुभवों की एक व्याख्या विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे उसको सहानुभूति बोला जाता है। जिससे किसी बच्चे ने कहा कि दया की भावना रखना, करुणा की भावना रखना सत्य बात है, उसी को सहानुभूति कहा जाता है। यह तब होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बुरा महसूस करते हैं तो किसी कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहा होता है ना। दूसरों के प्रति अपने सहानुभूति महसूस करने की क्षमता हमें इंसान बनाने की एक बड़ा हिस्सा दर्शाता है। अरे भाई, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपने गलत हुआ आपके साथ ऐसा, है ना। तो आपने ऐसा कहा कि भाई आपने उसको दया दिखाया, एक प्रकार से करुणा आपने वहां पर उस चीज़ों को लेकर क्या किया, उस कंडीशन को रिप्रेजेंट किया आपने, उसको बेसिकली हमने बोला कि ये जो है सहानुभूत है, ये सहानुभूत है। बात समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दूसरे की दर्दनाक भावनाओं को साझा करने का कार्य अगर हो, दूसरे की दर्दनाक कोई भावना है, उसकी भावना का साझा करने का जो आप कार्य कर रहे हैं या कोई क्षमता है, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सहानुभूति। दया, करुणा, संवेदनाएं, ठीक है, ये चीजें रिलेट होती है सहानुभूति के अंतर्गत। लेकिन एक शब्द और आता है जी, कुछ कह रहे क्या आप, प्लीज। जी सर, मैं जैसे सर आप बता रहे हो एक शब्द और सिंपैथी और एम्पैथी, इनमें डिफरेंस बता दीजिए। हाँ सुनिए तो सही, पूरी बात सुनिए मैडम। एक शब्द और आता है इसके अंतर्गत, वो शब्द आता है समानुभूत। वो क्या आता है, समानुभूत। दूसरे की भावनाओं, विचारों और व्यवहारों के साथ मनोवैज्ञानिक पहचान या परोक्ष या उसका अनुभव, कहने का भाव, समझने का मतलब सुनिएगा, समझिएगा। दूसरे के मन और भावनाओं को समझने का, साझा करने की क्षमता, जिसमें अक्सर स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखा जाता हो। मतलब आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार ऐसे नहीं, जिससे कि आज मान लो जिससे मुझे चोट लगी, अभी आप लोगों ने में से आप लोगों ने भी कहा कि यार एक बार मुझे भी चोट लगी थी, है ना। जो दर्द उस समय आपको हो रहा था, वो महसूस कर रहे हैं कि मुझे भी वो दर्द हो रहा होगा, है ना। तो उस कंडीशन में उस तरीके से आप जब मुझे कहते हैं कि जब आप इस तरीके की बात मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अक्सर स्वयं में इस तरीके की कंडीशन आ जाती है कि स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखने वाली, संतावना देना, है ना, संतावना देना, इस प्रकार की भावनात्मक जो प्रक्रिया होती है उसको समानुभूत कहते हैं। समानु मतलब समान, मतलब जो समस्या उनके पास है वही समस्या आज मेरे पास भी है, तो इस तरीके से चीजों कंडीशन में रख रहे हो तो उसको समानुभूत कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, समानुभूत बोलेंगे। बात को नहीं समझ पाए प्लीज बताइए, अगर नहीं समझ पाए समय है मैं बता सकता हूं, अभी और बताऊंगा। जी जी बिल्कुल समझ गए। जैसे दूसरे के मन और भावनाओं को समझना, दूसरे के मन और भावनाओं को समझना और साझा करने की क्षमता है, जिसमें ना अक्सर स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखा जाता है। और आपको एक बात बता दूं मैं, संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों प्रकार के कौशल समानुभूति में आते हैं, ना कि सहानुभूति में आते हैं। और संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों प्रकार के ये कौशल यूजीसी नेट सोशल वर्क में इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि समानुभूत हमेशा सत्य होता है, सहानुभूत नहीं सत्य होता है। इंपैथी हमेशा सत्य होता है। सहानुभूत को संपैथी कहते हैं और समानुभूत को इंपैथी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। सर वापस से बोलिए। समानुभूत को इंपैथी, सहानुभूत को सिंपैथी। और समानुभूति जो होता है उसमें दो कौशल लागू होते हैं, एक कौशल आपका संज्ञानात्मक, तो दूसरा कौशल आपका बताओ, भावनात्मक। वेरी गुड, भावनात्मक, वेरी गुड। तो एक आपने दिमाग का यूज किया, संज्ञान का यूज किया, दूसरा आपने अपने भावनाओं को भी रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ ये बात सत्य था कि जो दर्द उनको हो रहा है वही दर्द हमारे साथ भी हुआ था। इस तरह की कंडीशन में आ गया। लेकिन जब आपने अपने अनुभवों का वर्णन कर दिया, आपने अपने अनुभवों का वर्णन कर दिया, आपने दया दिखा दिया। अच्छा बताओ, दया पे काम होता है, सोशल वर्क है, दया पे काम करोगे, करुणा पे काम करोगे, आप बताइए। सिंपल सी बात है। देखो डेटा लेते वक्त
आप कहोगे हाँ भाई ठीक है, कोई अच्छा ऐसा काम हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जब डेटा लेते हैं हम लोग, अच्छा ऐसे परिवार वालों ने आपके साथ किया, ठीक ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके, इसको सहानुभूति बोलेंगे, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। ये गलत चीज़ें हैं, इस तरीके से परिवार वालों को नहीं करना चाहिए था, तो आपने ये सहानुभूति दिखाई, ये वहाँ पे दिखा सकते हो, लेकिन काम करते वक्त आप सोचो सहानुभूति दिखाओगे तो काम कर ही नहीं पाओगे, फिर तो वो काम नहीं होता। तब पता क्या हो जाएगा, अंतरण प्रत्यंतरण हो जाएगा। और अंतरण क्या होता है, सो क्लाइंट क्या किया, आपके अंदर ना आपको भाई समझ लिया, आपको पिता समझ लिया, आपको हस्बैंड समझ लिया क्लाइंट, है ना, या वाइफ समझ लिया, इस तरीके की कंडीशन हो जाता है, तो काम नहीं होता, प्रत्यंतरण होता। अब यही सोशल वर्कर अभी सोच लेगा कि जो क्लाइंट है वो सोच लिया इस तरीके की कंडीशन की भाई ये हमारी बेटी है, बहन है, वाइफ है, हस्बैंड है, इस तरीके भावना अपने मन में कर लिया, वो प्रत्यंतरण, इस तरीके से काम नहीं होता, वहां पे कार्य बेसिकली अपोजिट हो जाता है। बात समझ रहे हो ना आप मेरी? तो ये कार्य नहीं होने का तरीका। सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्य का एक सर जी, सर समानुभूति को ही तदानुभूति कहते हैं क्या? समानुभूति को बिल्कुल सही बात है, तदानुभूति भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बोला आपने, उसको तदानुभूति भी बोला जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए मैं आगे। यस सर। अब एक चीज और सुनिए, कार्य को पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब रेसिप्रोकल रूप से सहमत होकर फोकस और वांछित परिणामों को विकसित करता है। देखो मैं बताऊं, सही बात है कि बेसिकली जो फोकस, एक आपने एक नाम सुना होगा, फोकस ग्रुप डिस्कशन, सुना का एक टेक्निक, कार्य करने का तरीका होता जी सर। है ना, और ये बेसिकली मैं बताऊं कभी केस वर्क के दौरान लागू नहीं होता है, ये जब भी कार्य लागू होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन वाला, ये ग्रुप वर्क में या तो लागू होता है या तो आपका कम्युनिटी वर्क में लागू होता है। एक बार सवाल भी आ चुका है इससे, है ना, परीक्षा में आया हुआ था सवाल, तो वो फोकस जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, वो पॉजिटिव माना जाता है। हम जब भी काम कोई करते हैं, फोकस का मतलब बेसिकली होता है कि हमारा टारगेट कहाँ है ना, हमारा टारगेट उस लक्ष्य पर होगा। तो फोकस और फोकस मतलब हमें क्या करना है, उस पर केंद्रित होना है, और वांछित का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वांछित का मतलब पॉजिटिव, कार्य जो भी करना है हमें ना पॉजिटिव तरीके से काम करना है, नेगेटिव तरीके से काम नहीं करना है ना, पॉजिटिव। जो चीज़ें अवांछनीय है वो कम हो, अवांछनीय मतलब असामाजिक व्यवहार कम हो और वांछनीय व्यवहार आगे बढ़े, इस तरीके से काम होना चाहिए। तो ये प्रक्रिया बेसिकली संलग्न के रूप में दर्शाती है ना, इस तरीके से चीज़ें आता है। फिर ये देखो असेस लिखा हुआ है यहाँ पे, मूल्यांकन मैंने बेसिकली ध्यान नहीं दिया पीडीएफ में, आप करेक्ट कर लीजिएगा, हालांकि मीनिंग वही निकलता है, लेकिन आप यहाँ पे आकलन जरूर लिखिएगा। गूगल है, ये गूगल का बेसिकली ट्रांसलेट हो जाता है, मूल्यांकन बेसिकली आकलन है। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, ग्राहक, क्लाइंट, ग्राहक का मतलब क्लाइंट होता है, डेटा एकत्रित करना, व्यवस्थित करना, व्याख्या करना, क्लाइंट की शक्ति यानी शक्ति और सीमाओं का आकलन करना, ठीक है, मतलब काम कितना कर सकता है, उसकी क्षमता बेसिकली शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये मत सोचिएगा उसकी पावरफुल बॉडीज वगैरह देखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ उसकी क्षमता, कैपेबिलिटी देखी जा रही है, इसलिए यहाँ पे पावर चीज़ें यूज़ होती है, शक्ति यूज़ होता है ना, ये इस चीज़ को समझिएगा। फिर उसके बाद पारस्परिक रूप से सहमत और हस्तक्षेप लक्ष्य और उद्देश्यों को विकसित करना, उचित हस्तक्षेप रणनीति का चयन करना है, सही तरीके से आपको रणनीति वगैरह को भी यहाँ पर लागू करना है, ये चीज़ें होती है। मेन तो चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। इंटरवेंशन होता है, आपको मैंने कई बार बोल चुका हूँ, इंटरवेंशन तो यूनिट नंबर 9, 10, 8 में भी कई बार पढ़ा चुका हूँ। मूल्यांकन आपको मैंने बता दिया, सामाजिक कार्यकर्ता करता हस्तक्षेपों को गंभीर रूप से विश्लेषण करके और निगरानी करके, है ना। अनुसरण कभी कभी इस शब्द का यूज कर लेता है, अनुसरण और निगरानी का, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, फिर ये मूल्यांकन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी, ये जो मैंने भी आपसे बात किया है यहाँ पे, ये प्रक्रियाएँ थी। प्रक्रियाओं में भी आपको ये सारे जो है नीचे डेटा मिल जाएंगे, समस्या के आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे नीचे आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो समाज कार्य का अभ्यास प्रक्रिया का पहला चरण है समस्या की पहचान करना, है ना। अब कार्यकर्ता क्या करेगा, सेवार्थी का हस्तक्षेप के माध्यम से समस्याओं को सही ढंग से पहचानेगा, परिभाषित करने की मदद करेगा और समस्या की गतिशीलता, समस्या की शुरुआत अंत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका स्पष्ट रूप से तार्किक दृष्टिकोण को अपनाता है ना। तार्किक मतलब व्यवहारिक होना, कार्य जब भी होता है सोशल वर्क में ना, वो व्यवहारिक ही होता है। और तार्किक का मतलब, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि टेक्निक जो किताबी भाषा लिखी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वही हो जाता है कि उसी को हम फॉलो करेंगे तो भी वो समस्या का समाधान होगा। कभी कभी आपको तर्क भी करना पड़ेगा, तर्क के माध्यम से उसको सुधारना है, तो आप तर्क के माध्यम से उसको अलग भी स्किल वहाँ पे डेवलप कर सकते हो, अलग भी वहाँ पे
जो कौशल है उसको डेवलप करके उसका समस्या का समाधान सुधार कर सकते हो। वही चीज कहा गया कि तार्किक दृष्टिकोण, और तार्किक जिस ऑप्शन में ट्रिक है, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक है, जिस ऑप्शन में तार्किक शब्द मिले उस ऑप्शन को सदैव सत्य कर लेना, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तार्किक और अवसर दो बहुत ही फेमस शब्द हैं, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं इसके बारे में। क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा, जहां जहां तार्किक लिखा होगा अवसर मिला होगा वहां वहां वो ऑप्शन सत्य माना जाएगा। ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता सेवादार की समस्या पर पूरी तरह से चर्चा करता है, बिल्कुल बात सत्य है, समस्या पर पूरी तरह से चर्चा करना पड़ेगा आपको भी, है ना। और सेवार्थी की गंभीरता और पूर्ण जो समर्पण है उनके साथ मदद करने के लिए तैयार रहता है और सहायता प्रदान करने के लिए इसी प्राथमिक चरण में सामाजिक कार्यकर्ता अपने अनुभव के माध्यम से सेवार्थी के साथ सामंजस्य और घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, घनिष्ठ संबंध भी बनाना पड़ेगा ताकि डेटा आपको लिया जा सके, वहां से डेटा आपको मिल सके, है ना। और यही घनिष्ठ संबंध स्थापित करके सेवार्थी को सहज महसूस करता है और बदलाव की तैयारी करता है। परिवर्तन, है ना, परिवर्तन की प्रक्रिया बेसिकली यहाँ पे लागू हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कई स्टेप है, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर रखा है इसमें, ठीक है। इस पीडीएफ में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद एक स्टेप और आता है यहाँ पर, और इस स्टेप को अगर मैं बात करूँ तो आकलन और लक्ष्य का निर्धारण होता है। समाज कार्य अभ्यास की प्रक्रिया देखो लिखा हुआ है, दूसरा मुख्य चरण लिखा हुआ है लक्ष्य और आकलन, लक्ष्य का आकलन और निर्धारण। यह कदम, कदम का मतलब होता है स्टेप, स्टेप क्लाइंट को लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करता है। जो कठिन काम है, जो कठिन काम है, जाहिर सी बात है, जब आप, मैंने अभी आपको बताया ना टास्क एनालिसिस, टास्क एनालिसिस मतलब कार्य विश्लेषण, मैंने कार्य विश्लेषण बताया। तो जो कठिन काम है उसी काम को हम क्या कर देते हैं, टास्क एनालिसिस कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है सिंपल बन जाता है। किसी कार्य को अगर आप सिखा रहे हो, जैसे मैंने कहा कि सिंपल एक उदाहरण देता हूं, बहुत सिंपल उदाहरण, मैंने कहा कि शर्ट पहनना सिखाना है आपको। ADHD का बच्चा है, ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक चाइल्ड है। इस बच्चे के साथ आपको काम करना है ना। और ये शर्ट, ये सीवियर कैटेगरी मैंने बता रखा है आपको, कई 4 कैटेगरीज होती है, सीवियर होता है, प्रोफाइंड होता है, मॉडरेट होता है, माइल्ड होता है, 4 कैटेगरी होती है। मान लीजिए सीवियर कैटेगरी का है ना, सीवियर तो बेसिकली वो हो जाएगा, मॉडरेट मान लीजिए मॉडरेट हुआ है और शर्ट पहनना है, इसको सिखाना है। तो पहले आप उसे शर्ट की आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, शर्ट की पहचान कर लेता है। बटन के बारे में उसके आइडेंटिफाई कराएंगे कि बटन की पहचान कर लेता है। फिर उसके बाद आपको दाएं हाथ में, ठीक है, बाजू को डालना, बाएं हाथ में बाजू को डालना, फिर ऊपर की कॉलर के नीचे की बटन को बंद करना। इस तरीके का स्टेप होगा, लगभग 15-20 स्टेप बनेगा इसका, इससे कम नहीं बनेगा शर्ट पहनने का स्टेप में। ये होता है कि ये इसी को कहते हैं कि ये टास्क एनालिसिस हमने किया है, कार्य विश्लेषण किया है। तो ये कठिन काम था शर्ट पहनना उस ADHD बालक के लिए। माइल्ड लेवल, मॉडरेट लेवल का बच्चा, जाहिर सी बात है ADHD का बालक है, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर वाला बालक है, तो नहीं पहनेगा भाई। तो ऐसी कंडीशन पे आपने इस तरीके जब काम किया तो वो कठिन कार्य भी क्या हो गया, आसान हो गया। तो कार्यकर्ता और सेवार्थी की मदद करने के लिए सेवार्थी की जरूरतों का आकलन करना और यह जानने की कोशिश करता है कि समस्या को कैसे जाना जा सके, है ना। उसको पहचाना भी आता है, आइडेंटिफाई भी किया जाता है, फिर उसके बाद इस तरीके से उसके साथ काम भी किया जाता है। ये स्टेप बेसिकली इसके अंतर्गत लागू होता है। बाकी देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा गया है, मैं बढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे एक शब्द देखो, अवसर लिखा है। उपयुक्त उपचार रणनीति के चयन के लिए अवसर के आधार भी प्रदान किया जाता है, अवसर दिया जाता है। आप थोड़ी ना बार बार उसके हाथ पकड़ करवाओगे, आप उससे कहोगे अब बटन आप भी बंद करो। जब इस तरीके से काम करते हो ना तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव काम कर रहे हो और सेवार्थी इंडिपेंडेंट हो रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए अवसर शब्द भी हमेशा सत्य माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे अगर बढ़ते हैं, कार्य योजना का विकास, ये इस PDF में प्रोवाइड कराऊंगा, एक बार क्लास समाप्त होने के बाद जरूर एक बार देख लीजिएगा आप लोग, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक बार लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करने की पहचान हो जाने के बाद, आपने लक्ष्य को पहचान लिया, उद्देश्य को पहचान लिया, सामाजिक कार्यकर्ता हो आप, सोशल वर्कर हो आप, कार्य योजना के विकास के लिए सेवार्थी की सहायता कर रहे हो आप, परिवर्तन और क्रिया के लिए उपयुक्त रणनीति के आइडेंटिफाई भी करके सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका की सर्वोपरि माना गया, वो कहा गया क्रिया योजना का विकास हो रहा है। यानी आप, इसका मतलब है कि अब आप उसके साथ काम कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप पहचान कर रहे हो, रणनीति लगा रहे हो, तार्किक के आधार पे वहाँ पे बदलाव भी कर रहे हो, मॉडिफिकेशन भी कर रहे हो। कहीं कहीं कभी कभी लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर बच्चा है,
वो हाइपर हो जाता है ना, जब वो हाइपर हो जाता है तो काम नहीं करता, तो उसके लिए आपने विधि यूज कर लिया, डार्क रूम का यूज कर लिया। डार्क रूम जानते हो आप लोग, ये मेथड्स होते हैं सोशल वर्कर को, कुछ पता होना चाहिए डार्क रूम वगैरह क्या होता है। एक म्यूजिक होती है, ऑप्टिकल एक लाइट होती है, वो लाइट जला दिया जाता है और एक मध्यम गति की म्यूजिक चला दी जाती है, उस बच्चे को उस डार्क रूम में बंद कर दिया जाता है या रख दिया जाता है, वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है, तो उस कंडीशन में उसकी जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है वो कम हो जाता है। हाइपर तब वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वहाँ पे उसकी समस्याएं रिड्यूस होने लगती है, खत्म होने लगती है डार्क रूम में। और सामाजिक कार्यकर्ता कार्य योजना को लागू करने के लिए सीधे और सलाह देने में सक्षम हो जाता है। यदि वह सामान है तो वह विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी अन्य विशेषज्ञ की भी मदद ले लेता है। तो हो सकता है कभी कभी कंडीशन कुछ अलग बन जाती है, कोई अलग प्रॉब्लमेटिक भी आ जाता है, जैसे उसको बोलने की समस्या है, सेवार्थी को ADHD का बालक बोल भी नहीं पाता है ना, तो अब ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है, मदद लेना पड़ेगा विशेषज्ञ से। तो आपने स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ले ली है ना, स्पीच थेरेपिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की, मतलब जिस प्रकार की उसकी समस्या रहेगी उस प्रकार के विशेषज्ञ का आपने क्या कर दिया, वहां पे उनसे मदद ले लिया, जिसके लिए वो सेवार्थी को अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की आवश्यकता भी होती है। तो इस तरीके से ये चीजें भी लागू हो जाती है। उसके बाद कार्य योजना को लागू करना, वही चीजें आ जाती है। फिर लास्ट में समापन, है ना, कार्य का क्या हो गया, ये अंतिम चरण है, प्रक्रिया का समापन है, सेवार्थी और कार्यकर्ता के कामकाजी संबंधों को समाप्त करने के लिए ये बातें हो जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए, अब कोई अगर डाउट है पूछ लीजिए, बाकी देखो यहाँ से जो फैक्ट वाले सवाल बने हैं मैंने आपको शुरुआत में बता दिए, अप्लाइड वाले जो प्रश्न बनेंगे कुछ आपको इस तरीके से बनाए जाएंगे वो भी बता दिए, ठीक है, कि अप्लाइड प्रश्न भी किस तरीके से बनेंगे। इन्हीं में से जो है अप्लाइड सवाल आप लोगों की परीक्षा में देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो कल मैं अब आप लोगों से ये चाहता हूँ कि अभी कल क्या आज ही मैं अभी 8:30 पर ही एक बार आपको ही आज 8:30 पर ही DSSB की भी मान लीजिए क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है ये, विश्व के यानी UK, USA और भारत के व्यावसायिक समाज कार्य के विकास पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज की क्लास में 8:30 पर, ठीक है। तो ये DSSB के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास, इंपॉर्टेंट रहेगी, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समाज कार्य की थोड़ा सा इतिहास वगैरह भी पढ़ लेंगे हम लोग, और भी हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी से भी आपको मैं दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। समाज शास्त्र की भी हिस्ट्री में आपको दे दूंगा 8:30 पर, आधे घंटे का ब्रेक दूंगा अभी। कोई डाउट है प्लीज आप पूछ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट। जी पूछिए, मैं सुन रहा हूँ, बघेल जी बोलिए। सर सामाजिक तो बताइएगा सर। सामाजिक सामंजस्य, हाँ सर, तालमेल, कोऑर्डिनेशन, है ना। सामंजस्य का अगर पूछा जाए कि सामंजस्य का तात्पर्य क्या होता है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, सामंजस्य का अर्थ सिंपल है। आपसे जब भी सवाल पूछा जाए आप बताना उसको कि तालमेल बैठाना सेवार्थी के साथ और कार्यकर्ता के बीच में, सेवार्थी और कार्यकर्ता के बीच जब सामंजस्य होगा मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब ये नहीं, अच्छा अगर वो बोले कोई काम करने के लिए तो आप कहो कि नहीं नहीं ये ऐसे काम नहीं होगा, और आप बोलो कुछ तरीके से वो भी काम कहे कि नहीं नहीं ऐसे काम नहीं होगा, मेरे पास टाइम है, तो भाई कैसे होगा। कोऑर्डिनेशन जरूरी है ना, टाइम मैच होना चाहिए। आप उस टाइम पढ़ाने जा रहे हो 5 बजे, ठीक है, तो 5 बजे उसको भी फ्री होना चाहिए, ये नहीं फ्री हो रहा तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब ये सामंजस्य का तात्पर्य होता है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए, है ना। सामंजस्य इसी को बोला था, सामंजस्य, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ गए आप, बताइए। यस सर। एकता, मेल खाना ही सामंजस्य कहा जाता है, किसी प्रकार की सहमति पर लाने की बात को ही सामंजस्य कहते हैं, सिंपल बात है जी। और कोई पूछ रहा है, पूछिए। बस सर एक बार डार्क रूम का थोड़ा सा बता देंगे फिर से। अच्छा राजकन्या जी, डार्क रूम बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ। देखो, एक जैसे ना ADHD का बालक है कोई, मान लो ADHD का सिंपल अर्थ मैंने पहले ही बता रखा, ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको बोला जाता है अवधान छीन होता है ये, अवधान छीन, अति सक्रियता विकार या विकृति। तो बेसिकली ना ये बच्चे जिससे हाइपर हो जाएंगे, इनको कंट्रोल बेसिकली नहीं होते हैं ये, तो
ये कंट्रोल नहीं होती, किसी की बात मानते नहीं। तो हमने क्या करते हैं, वहाँ पे एक डार्क रूम लाते हैं। डार्क रूम में क्या होता है ना कि एक जैसे ऑप्टिकल लाइट्स होती है, आप गूगल करिएगा आपको मिलेगा, फाइबर ऑप्टिकल होता है एक लाइट, उसमें तार होता है, तार में लाइट लगी होती है, उसको ऑप्टिकल बेसिकली होता है। और वो विभिन्न प्रकार की लाइटें जो है म्यूजिक से सेट होती हैं, जिस तरीके से म्यूजिक बजेगा ना उस तरीके से वो लाइटें भी जलेंगी। तो बच्चा की जब इस रूम में ले जाओगे ना तो वो लाइटें विभिन्न प्रकार की जलती है और आवाज़ भी आती है, तो उससे क्या होता है, बच्चे का अटेंशन जो होता है ना उस लाइटें पे चला जाता है, लाइट पे, तो वो लाइटें देखने लगता है, तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, वो शांत हो जाता है वहाँ पे, वो लाइट देखने लगता है, तो वो लाइट की तरफ उसका दिमाग जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए उसको कहा गया डार्क रूम, उसको इसीलिए बोला गया डार्क रूम, है ना, यही रूम होता है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट सबसे ज़्यादा फेमस यही है। हाइपर एक्टिविटी वाला बच्चे बेसिकली इसी में कंट्रोल होते हैं, डार्क रूम में ही। और भी मेथड्स होते हैं, विधियाँ होती हैं, कई विधि होती हैं उनको बेसिकली जिस तरीके से अगर वो काम करते हैं उनको छोड़ दो, एक प्रकार से प्ले में लेके चले जाओ, ठीक है, बॉल दे दो, ठीक है, बैलून दे दो, इत्यादि चीज़ें से क्या किया जा कंट्रोल किया जा सकता है ADHD वाले बालक को, है ना। जी और बताइए सर। डार्क रूम को ही सर टॉकिंग थेरेपी में फ्री एसोसिएशन कहा जाता है ना? हाँ, टॉक थेरेपी में भी इसको यूज किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। फ्री एसोसिएशन कहा जाता है जी सर। हाँ, फ्री एसोसिएशन एक कॉन्सेप्ट था इनका, क्या बोलते हैं, सर सिगमंड फ्राइड, जी सिगमंड फ्राइड। सर फ्री एसोसिएशन तो वो कल्पना पे बात करते हैं ना? देखिए ये फ्री एसोसिएशन जो बात है ना, फ्री एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट अलग, इनका कहने का जो भाव था कि उन को रिलेट कराने वाली कंडीशन से बिल्कुल यहाँ पर उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है ना। ये एक स्वतंत्र कानूनी और धार्मिक मान्यता वाली प्रक्रिया है, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ना किसी क्रिया को लेकर बात किया जाता है, फ्री एसोसिएशन, है ना। फ्री एसोसिएशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों को लेकर बातचीत किया, इसी को बोला जाता है मुक्त संगठन, ओपन ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर भी इसको फ्री एसोसिएशन का पार्ट लिया जाता है। जी सर, बट इसको थेरेपी में यूज किया जाता है सर। एक क्लाइंट को भी यूज किया जाता है, जी सर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका एक लाइटिंग रूम, ये सारा व्यवस्था किया जाता है सर उसके अकॉर्डिंग। वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको पॉजिटिव जाने में फ्री एसोसिएशन एक अहम भूमिका निभाता है ना, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये सिगमंड फ्राइड का फ्री एसोसिएशन, ड्रीम जी सर शब्द आते हैं वो सिगमंड फ्राइड कहते हैं। फ्री एसोसिएशन से भी क्वेश्चन आ चुके हैं UGC नेट में, है ना। चलिए जी सर आज चुके हैं। तो जी आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर अभी आप सभी लोग 8:30 पर ज्वाइन करिएगा। मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ इन हिस्ट्रियों पर, और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री रहेगी, थोड़ा सा क्रिमिनोलॉजी भी रिलेट कराऊंगा क्योंकि UGC नेट में भी क्रिमिनोलॉजी है। फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके स्टेप बाई स्टेप को नोट करवाऊंगा आप लोगों से, और मेन चीज़ें रहेंगी, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट रहेगा आप सब के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही।